मेरा नाम सुश्री है और आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वर्क लाइफ एंड लीजर। सो वर्क लाइफ एंड लीजर में हम पहले देखेंगे कि सिटीज़ कैसे इवॉल्व करती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिटी क्या है, और बेसिकली हम यहाँ पे दो जगहों के बात करेंगे। पहला है आपका इंग्लैंड में लंदन, जो बेसिक सिटी लिया जाता है, और जो हम इंडिया में जो सिटी लेते हैं वो है बॉम्बे। सो बेसिकली हम ये दो सिटीज़ के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर थे, क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े लोगों को, और सिटी का एक स्ट्रक्चर, सिटी कैसे डेवलप हुआ। मतलब पहले तो लोग गांव में, कंट्री साइड में रहा करते थे, देन वहाँ से टाउन्स कैसे इवॉल्व हुए और टाउन से सिटीज़ कैसे आए। तो बेसिकली जो एंशिएंट सिटी होती थी, एंशिएंट सिटी आती क्यों थी? जब फूड सरप्लस हो जाता था। तो एंशिएंट सिटी का एवोल्यूशन जब फूड क्वांटिटी, जब आपके नॉन फूड प्रोड्यूसर्स के लिए फूड सरप्लस में मिलता था, तब होता था आपका इवोल्यूशन ऑफ एंशिएंट सिटीज़। तो सिटीज़ क्या होते थे? बेसिकली आपके सिटीज़ जो होते थे वो बेसिकली आपके एक एडमिनिस्ट्रेटिव जगह होती थी, एक पॉलिटिक्स की जगह होती थी। इट वाज द बेसिक ग्राउंड फॉर रिलीजियस एक्टिविटीज़, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो सिटी, जो मेन जो वर्क होता था वो सिटीज़ में किया जाता था। जो आपके बड़े बड़े रूलिंग सेक्शन जो थी वो आपकी सिटीज़ में आती थी और उस हिसाब से आपके वर्क होते थे। तो इस बेसिस पे जो आपके धीरे धीरे जब आपका प्रोग्रेस होने लगा, आपका डेवलपमेंट होने लगा सोसाइटी में, तो सिटीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लगी और सिटीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट बन भी गई इसके बाद। क्योंकि धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी वो भी होने लगी हैं सिटीज़ आने के कारण। सो जो कंट्रोल ऑफ सोसाइटी है, आपके ट्रेड, आपके इंडस्ट्रीज़, वो आपके सिटीज़ में होते थे। तो जो बेसिस, एक सोसाइटी का बेसिस हो जाता है, स्ट्रक्चरल रहने का बेसिस हो जाता था, वो आपका सिटीज़ बनता था। तो सिटीज़ इस तरह से इवॉल्व करती थी, इस तरह से उसका एसेंशियल वो बनती भी थी। तो जो राइज ऑफ मॉडर्न सिटी ऑफ इंग्लैंड में जो मॉडर्न सिटी जो राइज की, उसके बारे में बात करेंगे। और जो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, जो मेन बेसिक एग्जाम्पल हम सिटी का लेते हैं इंग्लैंड के लिए, दैट इज़ लंदन। सो आपका जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो क्या हुआ, तभी भी स्टार्टिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम भी आपके लोग भारी तादाद पे आपके रूरल एरियाज़ में रहते थे, वो सिटीज़ में नहीं रहते थे। बट धीरे धीरे हम देखते हैं जैसे आपके इनोवेशंस बढ़ते हैं, जैसे आपकी टेक्नोलॉजी आती है, आपकी मशीनें आते हैं, बहुत लोग अपने रूरल जॉब से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो वो माइग्रेट करते हैं सिटीज़ को इन सर्च ऑफ जॉब्स, मतलब जॉब की, मतलब नौकरी की सर्च पे, क्योंकि बेरोजगारी उन्हें नहीं चाहिए होती, क्योंकि उन्हें अपने आप को सस्टेन करना होता है। तो इसलिए वो ट्रांसफर, मतलब वो धीरे धीरे सिटीज़ के तरफ, सिटीज़ में माइग्रेट करने लगती हैं। और इस हिसाब से जैसे आपके इंडस्ट्रियल एज बढ़ता रहता है, उसी हिसाब से मतलब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है, धीरे धीरे आपके क्या होते हैं, माइग्रेशन होते हैं। इन स्टार्टिंग आपके माइग्रेशन नहीं हुए होते, बट धीरे धीरे हम देखते हैं कि एक माइग्रेशन हो रहा है टूवर्ड्स सिटीज़ की तरफ लोग जा रहे हैं रूरल एरिया से। तो आपके 1750 में 1 out of 10 पर्सन ऑफ इंग्लैंड और वेल्स लिव्ड इन लंदन। मतलब हम देख रहे हैं कितने ज़्यादा लोग लंदन में रह रहे हैं, और लंदन की पॉपुलेशन तभी 6,75,000 थी। मतलब धीरे धीरे हम देख रहे हैं लंदन की पॉपुलेशन, लंदन इज़ अ ह्यूज प्लेस, बहुत बड़ी जगह है वो, बट हम धीरे धीरे देखते हैं कि इसकी पॉपुलेशन कैसे राइज कर रही है। लंदन आपका बेसिक हब नहीं था, यहाँ पे लार्ज फैक्ट्रीज़ नहीं थे, बट एक सिटी की पहचान जो होती है वो लंदन थी। वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता था, वहाँ पे आपके ट्रेड होते थे, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ धीरे धीरे आने लगी। कोई नॉट अ वेरी ह्यूज इंडस्ट्री, कोई लार्ज इंडस्ट्रीज़ नहीं थे, बट आपकी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़, छोटी छोटी फैक्ट्रीज सेटअप होने लगे।
तो उसलिए लंदन बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया था उस टाइम पे। तो लोग माइग्रेट करते थे लंदन को। और अराउंड 1810 से 1880 में आपका पॉपुलेशन जो था वो 1 से 4 मिलियन तक बढ़ गया लंदन का। इतने ज़्यादा लोग जो हम देख रहे हैं 6,75,000 से वो 4 मिलियन तक वहाँ पे इतना ज़्यादा लंदन का पॉपुलेशन बढ़ जाता है, क्योंकि जो माइग्रेंट पॉपुलेशन होती है वो आने लगती है। तो बेसिक लंदन की जो पॉपुलेशन होती है इसलिए वो बढ़ जाती है। तो सिटीज़ क्या होता है, धीरे धीरे फ्लरिश करता है, सिटीज़ में लोग आने लगते हैं। तो एज मैंने आपको पहले बताया कि लंदन में बेसिक आपका यदि आप लंदन एज अ बेसिस लें तो वहाँ पे आपका ये कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं थी उस टाइम पे। इवन आपके 19th सेंचुरी तक लंदन में कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं थी, छोटी छोटी फैक्ट्री थी। तो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे लंदन में काम करते थे, वो था लंदन डॉकयार्ड में। तो लंदन डॉकयार्ड में क्या थी, जहाँ पे शिप्स होते हैं, बोट्स होते हैं, वहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा काम करते थे। माइग्रेट पॉपुलेशन आ रही है तो उन्हें काम की तो ज़रूरत होगी, वो रूरल एरिया इसीलिए, वो गाँव इसीलिए अपनी छोड़ के शहर में आ रही है क्योंकि उन्हें जॉब चाहिए, उन्हें नौकरी चाहिए। तो इस नौकरी की खोज में वो, इस जॉब के सर्च में वो आते हैं लंदन। तो लंदन में तभी इतने बड़े फैक्ट्रीज़ नहीं थे, तो क्या काम करते थे, वो छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ में काम करते थे। जैसे आपकी प्रिंटिंग प्रेस हो गया, या क्लोथ्स फैक्ट्री हो गई, या मतलब जितनी भी छोटी छोटी फैक्ट्रीज थी यार, वो फैक्ट्रीज हो गई, तो वहाँ पे वो काम करते थे। मतलब कहीं पे भी उन्हें काम मिल गया, छोटी हो या बड़ी हो, उन्हें ये मायने नहीं रखता था। उन्हें मायने रखता था कि उन्हें काम मिले, क्योंकि काम नहीं मिलेगा तो उन्हें वो बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो छोड़ के आए हैं अपने घर बार ताकि उन्हें काम मिले। और इसी सोच में ही वो आते हैं, तो उन्हें ज़रूरी होता है काम। तो ऑब्वियसली जब वो आते हैं तो उन्हें जहाँ पे भी काम मिलता है वो वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपके क्या हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम आपके मोटर कार प्रोडक्शंस बहुत बढ़ने लगे। तो जब इंग्लैंड वॉर पे थी और कार्स बहुत चाहिए था, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़रूरत पड़ने लगी, तो मोटर कार आपके इनोवेशन होने लगे। और धीरे धीरे जो मोटर कार फैक्ट्रीज जो थी वो लंदन में पहली बड़ी फैक्ट्री थी। लाइक हम जो लार्ज फैक्ट्री कहते हैं वो पहली बड़ी फैक्ट्री थी लंदन, जो मोटर कार फैक्ट्रीज थी। तो 1/3 ऑफ द, मतलब धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि 1/3 ऑफ ऑल द जॉब्स इन द सिटीज़, वो मतलब 1/3 ऑफ लोग जो काम करते हैं, सारे जॉब जितनी भी जॉब्स थी सिटीज़ में, 1/3 ऑफ द लोग जो थे, पॉपुलेशन जो थी, वो वहाँ पे काम करती थी। वो आपके लंदन के मोटर फैक्ट्रीज में काम करती थी धीरे धीरे, क्योंकि ये जो था ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री था, मोटर इंडस्ट्री, और ये फ्लरिश पे करने लगा धीरे धीरे। तो लोग वहाँ पे अट्रैक्ट हुए, लोग वहाँ पे जाने लगे, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री है तो ज़्यादा लोग चाहिए वहाँ पे काम करने के लिए। तो जब डिमांड बढ़ी वहाँ पे लोगों की काम करने के लिए, तो लोग ज़्यादा आने लगे। तो ऑल द जॉब्स, जो 1/3 ऑफ द जॉब थी, वो वहाँ पे सिचुएट होने लगी, वहाँ पे मूव करने लगी। तो हमारी मार्जिनल ग्रुप्स क्या थे, तो जैसे ही लंदन फ्लरिश करता था, लंदन फ्लरिश कर रहा था पॉपुलेशन से, उस तरह उसके क्रिमिनल्स भी फ्लरिश कर रहे थे। लंदन में क्रिमिनल्स भी आने लगे थे। तो क्योंकि 1870 में हम ये माना जाता है कि लंदन में 20,000 क्रिमिनल्स थे। मतलब आप अमाउंट ऑफ क्रिमिनल्स देख सकते हो, जितनी आपकी पॉपुलेशन है उससे लाइक पॉपुलेशन यदि 4 मिलियन के आसपास है, उसमें से 20,000 तो क्रिमिनल्स हैं जो पेटी क्राइम्स करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो जॉब के सर्च में होते हैं, बट इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती नहीं है लंदन में, तो उनको किस चीज़ से रिजॉर्ट करना पड़ता है, उनको चोरी चकारी करनी पड़ती है, मारपीट करना पड़ता है, ताकि उनके पेट में खाना जा सके। ये तो इवन माना जाता है कि आपके चोरी चकारी से तो उन्हें ज़्यादा पैसे मिलते थे रैदर देन वो कहीं छोटी सी फैक्ट्री में जाके काम कर लें। तो ऑब्वियसली जो हम देखते हैं कि जॉब की जो सर्च में, जॉब की नौकरी की तलाश में वो क्राइम करने के लिए, वो चोरी चकारी करने के लिए दे वे फोर्स्ड, वो उस जगह जाने के लिए फोर्स हो गए। क्योंकि यदि आप सिटीज़ में रहते हैं तो वो लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, आपकी सोशल बैकग्राउंड चेंज हो जाती है आपकी, तो आपको उस हिसाब से अपना मेंटेन करना पड़ता है। प्राइसेस भी उस हिसाब से, जो गाँव में आपके सब्जियों के दाम होंगे वो सिटीज़ में वैसे नहीं होते, सब चीज़ें चेंज होती है, तो आपको वो मेंटेन करना पड़ता है।
यदि आप सिटीज़ में वैसे नहीं रहोगे तो आप चल नहीं पाओगे वहाँ पे। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो थे वो पेटी क्राइम्स करने में दे वर फोर्स टू डू क्राइम, मतलब चोरी चकारी करने के लिए वो फोर्स हो गए। विमेन जो थी जो जिनको वॉर टाइम में जब मैन सोल्जर बन के उनको जाना पड़ा था, तो बहुत सारे विमेन को वर्क मिल गया था आपके फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में। लेकिन जैसे ही वॉर ख़त्म हुआ तो हम देखते हैं कि विमेन को भी काम से निकाल दिया गया, और जब लेबर मिल गया उन्हें, मैन पावर जब मिल गया, लोग आने लगे, पुरुष ज़्यादा आने लगे, तो महिलाओं को निकाल दिया गया। बट उन्हें भी जॉब चाहिए, तो वो क्या करते थे, वो यूजुअली जो छोटी मोटी बुनाई का काम करते थे, किसी के घर जाके उनका डोमेस्टिक हेल्प करते थे, मतलब वहाँ पे नौकर का काम करते थे। या तो धीरे धीरे विमेन और क्या करने लगे, जो नेक्स्ट थिंग वो करने लगे वो क्या करते थे, वो अपने घर रेंट पे देते थे। रेंट भी जो था वो एक सोर्स ऑफ इनकम था उनके लिए, वो उसके अलावा कर भी क्या सकते थे, तो रेंट जो था वो इनके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम था। वो रेंट भी दे के रखते थे, अपने लोगों को अपने घरों पे रखते थे। बच्चे जो थे उनको भी बच्चों की जो जॉब, बच्चों को इंडस्ट्रीज़ में ले लिया जाता था क्योंकि उन्हें बहुत कम पैसे देने पड़ते थे, तो लो पेड जॉब के लिए बच्चों को ले लिया जाता था। लेकिन आपके इंग्लैंड में कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन एक्ट लाया गया 1870 में, ताकि लोग पढ़ाई करें। एक बार बच्चे पढ़ने के लिए जाएँ तो वो अपने लायक काम कर सकते हैं। छोटे बच्चे को कारखानों में काम करना बहुत डेंजरस होता है, वो उनके लिए सही नहीं होता है। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि कंपलसरी एजुकेशन एक्ट और फैक्ट्री एक्ट जो आता है 1902 में, उससे बच्चों को बैन होता है वहाँ पे काम करना। बट स्टिल हम देखते हैं कि बहुत सारे फैक्ट्रीज़ में फिर भी बच्चों जो नीड होती है, पैसे की नीड होती है, वो लोगों को फोर्स कर लेती है, कि वो बच्चों को भी फोर्स करती है कि वो पढ़ाई ना करके काम करे कारखानों में। मतलब जहाँ पे इतना मुश्किल है, रहना सहना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे जाके वो काम करने में वो मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनको पैसे चाहिए होते हैं, किसी हालत में उनको जीना होता है, वहाँ पे रहना होता है, इसलिए मुश्किल हो जाता है और इसलिए वो फोर्स हो जाते हैं उस जगह में जाके काम करने के लिए। हाउसिंग के सिस्टम क्या थी, जब इतनी ज़्यादा माइग्रेंट पॉपुलेशन आ रही है तो ऑब्वियसली उतना स्पेस तो नहीं होगा, उतने घर तो बने नहीं होंगे, तो बहुत लोगों को, और जो आपको एम्प्लॉयमेंट दी भी जाती है इंडस्ट्रीज़ में, वो आपको हाउसिंग प्रोवाइड नहीं करते थे। तो क्या होते थे, लोगों को प्राइवेट लैंड ओनर जो थे वो अपने प्राइवेट हाउस में रखते थे, और उनको उसमें बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता था, उनको बहुत मुश्किल तादाद में रहना पड़ता था, बहुत कंजेस्टेड हाउसेस में रहने पड़ते थे, बहुत कंजेस्टेड लोकेलिटीज़ में रहने पड़ते थे। चार्ल्स बूथ जो वॉकर थे, उन्होंने एक एस्टिमेशन लगाया था कि 1887 में उन्होंने ये एस्टिमेट किया था कि 1 मिलियन लंडनर्स आर पुअर, मतलब जो 20% पॉपुलेशन है लंदन की वो पुअर्टी में है, वो पुअर है। और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 29 ईयर्स है, जो गरीबों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो बस 29 ईयर्स तक जी सकते हैं, और जो जेंट्री है या एरिस्टोक्रेसी है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 55 ईयर्स। तो उन्होंने जो एस्टिमेट किया था कि लंदन में जो पुअर हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए नियरली 4 लाख रूम्स बनाने की ज़रूरत है, कि मतलब आप 4 लाख रूम्स लंदन में गरीबों के लिए बनाने की ज़रूरत है। मतलब आप समझ सकते हो किस तादाद पे लोग वहाँ पे कंजेस्टेड हाउसेस में रहते थे, जहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन नहीं था, जहाँ पे हॉस्पिटैलिटी नहीं थी, जहाँ पे यदि इतने कंजेस्टेड हाउसेस में रहते होंगे तो वहाँ पे चोरी चकारी का भी प्रॉब्लम होता है। वहाँ पे मतलब ठीक से रहने, एक वन रूम फ्लैट्स में वो रहते थे, वो भी पॉपुलेशन इतना ज़्यादा हो गया था कि कंजेस्टेड में बांट के रहना पड़ता था। वहाँ पे सैनिटेशन भी नहीं थी आपकी प्रॉपर वे में, और तो क्या हो जाता है, और ये वो जगह बन जाते हैं, एक बार आप कंजेस्टेड हाउसेस में रहना स्टार्ट कर देते हो तो वहाँ पे जो सोशल ऑर्डर है वो बहुत डिसरप्टेड हो जाता है। जो सोशल ऑर्डर है वो बहुत
वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं उन लोगों को, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हाउसिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था तभी लंदन में। क्लीनिंग लंदन का ये मोटो लिया गया, क्योंकि इतने जब आपके वर्ल्ड वॉर के टाइम, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये महसूस किया गया कि कंजस्टेड हाउसिंग कितने हो गई हैं लंदन में, प्रॉब्लम इतने हो गए, तो लोकेलिटीज़ को डीकंजस्टेड किया गया, फिर ग्रीन ओपन स्पेसेस किया गया, आपके फ्लैट्स बनाने का वो आइडिया लाएगा कि हमें फ्लैट्स बनाने की ज़रूरत है, तो क्लीन करने मतलब सिटी अपार्टमेंट बनाने की ज़रूरत है। वन रूम हाउसिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और वन रूम हाउसिंग बहुत बनने लगी, और इवन आपके 2 वर्ल्ड वॉर्स के बिटवीन 1 मिलियन हाउसेस बने। 1 मिलियन हाउसेस मतलब आप समझ सकते हो कितनी ज़रूरत थी हाउसिंग की उस टाइम में, कितनी ज़रूरत थी लोगों को। एक बार कंजस्टेड लोकेलिटी बन जाती है तो शहर इतना गंदा बन जाता है, शहर में लोग यदि सही से रह नहीं पा रहे हैं तो लोग उसको साफ कैसे रखेंगे, लोगों को प्रॉपर सैनिटेशन जगह नहीं मिल रही है तो वो रहेंगे कैसे वहाँ पे। तो हम देख रहे हैं कि 1 मिलियन हाउसेस की नीड होती थी, और 1 मिलियन हाउसेस बनाएंगे। एंड मोस्ट ऑफ दिस हाउसेस वो बेसिकली जो घर होते थे वो एक रूम वाले घर होते थे, और वहाँ पे पूरी फैमिली रहती थी, वहाँ पे पूरी फैमिली रहने की कोशिश करती थी एटलीस्ट। उसके बाद जो हम देखते हैं वो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या था, क्योंकि लोग इतने हाउसेस बनने के बाद क्या हुआ, लोगों के लिए ईजी हो गया कि वो अपने काम पे चल के जा सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बट उस पर भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इंक्रीज़ करने का, उसको भी बढ़ाने का, ताकि जितने लोग हो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर पाएँ, उसका यूसेज। तो लंदन अंडरग्राउंड रेलवे जो है वो इस टाइम पे बनी थी। लंदन अंडरग्राउंड रेलवे उस टाइम पे बनाया जा रहा था। जो पहला बना था वो 1863 में पैडिंगटन और फेरिंगटन के बीच में, पैडिंगटन और फेरिंगटन के बीच में बनाया गया था। और 1880 में ये माना जाता है कि आपके अंडरग्राउंड रेलवे में 40 मिलियन पैसेंजर्स चलते हों। मतलब आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा तादाद पे लोग वहाँ पे जाते थे। तो एक इंक्रीज़ हो गया, मतलब जो रेट था, मतलब लोगों के लिए बहुत आसान हो गया। पहले जो लंदन की रेलवे थी, जो अंडरग्राउंड रेलवे थी, उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट था लोगों पे। लोग खुश नहीं थे कि उनके घरों को तोड़ के रेलवे बनाया जा रहा है, वो कैसे स्मोक चिमनी अंडरग्राउंड रेलवे में जाते हैं, वो उनमें एक डर था बैठा था। बट धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ईजी है, हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कम पैसे भी लगेंगे हमें। तो धीरे धीरे क्या हुई कि अंडरग्राउंड रेलवे उनकी बहुत फेमस हो गई, और इस वे में लोग रहने भी लगे। और ये लोग वहाँ पे आसपास रहते थे, तो उनके वॉक में अंडरग्राउंड रेलवे से जाना उनके लिए सुविधा हो गई, कहीं पे भी वो जाके रह सकते थे, और ये अंडरग्राउंड रेलवे का यूज़ कर सकते थे।